सबसे पहला सवाल जो अपने पैनलिस्ट से मैं करना चाहूँगा वो है जनाब, मशरिक़ वस्ता के अंदर ख़ास तौर पे हमने जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बाद देखा, आपने हुर्मुज़ को जिस तरह बंद किया गया, इन हालात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि ईद के बाद बजट में हुकूमत आवाम को किसी तरह का रिलीफ देने में कामयाब होगी? इसार राना साहब, सबसे पहले आप बताइएगा। रिलीफ जो रियासतें देती हैं ना, वो नीयतों के साथ देती हैं। अगर आपकी नीयत है रिलीफ देने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रिलीफ देने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपकी नीयत ही नहीं है तो आप कैसे रिलीफ देंगे? आप अंदाज़ा करें कि हुकूमत का एक मिनिस्टर है या मुशीर है जो 30-35 लाख तनख्वाह ले रहा है, 4-5 गाड़ियां उसके नीचे हैं, कई 100 लीटर पेट्रोल उसे फ्री मिल रहा है, मुफ्त उसे बिजली मिल रही है, मुफ्त उसे गैस मिल रही है, और वो हंसते हुए कहता है कि जी पेट्रोल का तो असर अमीर आदमी को पड़ता है, गरीब को नहीं पड़ता। तुम एक दिन पूरा दिन जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर गुजारा करके दिखाओ और तुम्हारी तनख्वाह भी 30 से 40 हज़ार रुपये हो ना, तो तुम्हें लग पता जाएगा। रिलीफ कैसे दे सकते हैं? जो हुकूमत इतनी मजबूर हो कि वो इलेक्ट्रिक उस पर सब्सिडी देने के लिए IMF से पूछे कि सर इजाज़त है, हम दे सकते हैं, और वो कहें नहीं देनी और आप नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या रिलीफ देना है? हाँ, उन्होंने रिलीफ दिया है। देखें, जो बात उन्होंने की है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। उन्होंने पिछले महीने बिजली के यूनिट पे 1 पैसा कह दिया, मैंने घंटा लगा है 1 पैसा कहते हुए 1 पैसा जो है उन्होंने रिलीफ दिया है। उसके बाद तो लहरें बहरें हो गई हैं। मंसूर साहब, आपको भी चाहिए कि इतना बड़ा आपको रिलीफ मिला है, आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं। इतने पैसे कौम को मिल गए, 1 पैसा जो है, 1 पैसा की रिलीफ तुम क्या जानो मंसूर बाबू कि क्या होता है। चले ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं? इसार राना साहब तो लगता है कि बिल्कुल भी नाउमीद है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं कि ईद के बाद ये जो महंगाई की वजह से परेशानियां हैं, तेल महंगा हो गया है, हुकूमत कुछ कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल मौजूदा हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है। मुझे तो खौफ है कि कीमतें और बढ़ेंगी और नए टैक्सेस लगेंगे, जिससे हमें बुरी तरह मुतासर होना पड़ेगा। मुनीफ फारूक साहब, आपकी क्या राय है? बेसिकली क्या आप समझते हैं हुकूमत के पास मार्जिन ही नहीं है, या फिर मार्जिन है दे नहीं रही, या शायद ईद के बाद जो है वो बजट की आमद भी होगी, तो क्या आपके ख्याल में उसमें हुकूमत जो है वो इस महंगाई के तूफान को काउंटर करने के लिए आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगी? देखिए, दबाव तो बहुत है हुकूमत के ऊपर कि आवाम को रिलीफ दे, और जो टारगेटेड सब्सिडी हैं वो भी हुकूमत को देनी पड़ेंगी। इन्होंने जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया, पंजाब में हुआ, वफाक में हुआ, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑल। लोगों को जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनके घर के मसाइल हैं। महंगी बिजली है और महंगा फ्यूल है, उस महंगे फ्यूल की वजह से और 10 तरह की चीज़ों में कीमत बढ़ चुकी है अशियाए खुर्दोनोश की। उनके लिए वो चैलेंज है। माजरत के साथ पाकिस्तान के अवाम फ़ख्र तो करते हैं और कर रहे हैं कि जो सिफारती कामयाबियाँ मिली हैं, मिलिटरीली हमने बहुत कामयाबियाँ ली हैं, लेकिन उनका रोज़ का मसला, उनका रोज़ का मुआश है। उसमें विद दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कि जहाँ आपने जिस तरह कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में एक सूरत हाल डेवलप हुई है, ग्लोबल इकॉनमीज़ हिट हो रही हैं, दुनिया की पावरफुल इकॉनमीज़ हीट महसूस कर रही हैं, तो हम तो हैं ही बड़ी स्ट्रगलिंग इकॉनमी। यहाँ मैं समझता हूँ कि हुकूमत के जो रिलीफ़ के मामलात हैं उसमें मुझे कुछ इस तरह की होप या उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब आपके पास हो गई बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या कुशन, तो आप लोगों को क्या स्प्रेड आउट करेंगे, क्या देंगे लोगों को? लिहाजा कोई फॉल्स होप तो हमें नहीं देनी चाहिए। अगेन, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए मुझे ये लगता है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही कोई रिलीफ ऐसा बड़ा जो आवाम को मिल सकेगा बदकिस्मती से। तो ये कुशन की बात हुई ना कि बेसिकली ज़्यादा कुशन भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत के पास कोई कुशन मौजूद है या जानबूझ के नहीं दे रही, या आपके ख्याल में वो कुछ कर सकती है ईद के बाद? देखिए, हमने पहले भी देखा कि बजट जब बन रहा था और अभी भी बनने की सारे मराइल से गुजर रहा है, तो IMF की टीम यहाँ पे आके बैठी हुई है। IMF की टीम ने उनको बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शायद हुकूमत उस तरह कोई रिलीफ ना दे सके, लेकिन उसकी वजह आबनाए हुर्मुज़ नहीं है, उसकी वजह मशरिक़ वस्ता की जंग नहीं है। तासुर ये दिया जाता है कि जैसे इस जंग से पहले हम नॉर्वे थे,
या स्वीडन वाली यहाँ पे खुशहाली थी और हुकूमत जो है यहाँ पे स्कैंडिनेविया के तर्ज पे चल रही थी, ये सूरत हाल तो नहीं है। यहाँ पे पहले जिस किस्म की सूरत हाल थी वो आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना टैक्सेस में इजाफा हुआ है। पूरे खित्ते में आप देख लें, भारत ने 4 साल में 3 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है। इन्होंने इमरान खान के दौर में 150 रुपए से पेट्रोल लिया था, आज 400 रुपए से भी वो ऊपर है। तो ये सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ का मसला नहीं है, बुनियादी तौर पे हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज थी ये उनका फेलियर है, जिसका नतीजा फिर आज आपको बिजली के बिलों में नजर आ रहा है, गैस के बिलों में नजर आ रहा है और पेट्रोल की कीमत में नजर आ रहा है। और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी भी मूड में है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे इस बजट के नतीजे में। जब बजट के हवाले से ये सूरत हाल हो कि हुकूमत बताए कि जी 50 शर्तें IMF की आ गई हैं और ये भी उसमें शर्त है और वो भी शर्त है, तो ऐसे में ये तवक्को रखना कि इस बजट के नतीजे में हुकूमत को की जानिब से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा आम आदमी को, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 4 पैनलिस्ट जो हैं वो अब तक नाउमीद हैं गवर्नमेंट से कि वो कुछ कर सकती है। गरीदा फारूकी साहिबा, आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में हुकूमत के पास कोई ऐसा क्वेश्चन मौजूद है? आपके इस सवाल का मुख्तसर सा जवाब मैं दूंगी कि मुझे तो नज़र नहीं आता कि हुकूमत कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने की कोशिश कर सकती है या वो दे सकती है रिलीफ। हाँ, इस वक्त जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ईरान अमेरिका मुआहिदा और वो सब कुछ मामलात, तो वो हो जाए तो उसके बाद कुछ छोटा मोटा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन बजट में आप ये एक तवक्को ना रखें कि कोई इनकलाबी किस्म का बजट, हालांकि शहबाज शरीफ साहब का ये चौथा या 5वां बजट है तो इन अ रो, तो वो इस हवाले से भी एक बड़े यूनिक वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं इस वक्त तक कि चौथा या 5वां बजट उनकी हुकूमत पेश करने जा रही है। लेकिन कोई भी बजट उनका कोई बहुत इनकलाबी, कोई बहुत बाकमाल किस्म का बजट नहीं है। इस दफ़ा तो मोहम्मद औरंगज़ेब को वैसे ही साइड लाइन पर कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बजट इसहाक डार साहब बनाएंगे, तो देखते हैं कि बजट कैसा है। इसहाक डार साहब का बजट के हवाले से अपना एक उनका अपना एक ट्रेडमार्क है, उनका अपना एक उनकी अपनी एक पहचान है। वो जिस किस्म का बजट बनाते हैं वो बैलेंस्ड बजट होता है जो कि आपकी इकॉनमी को बैलेंस कर सकता है। इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि डार साहब भी आ जाएं तो वो भी कोई बहुत बेहतरीन किस्म का बजट नहीं दे सकेंगे। एक बैलेंस बजट ही दे दें तो वो बहुत बड़ी बात है। औरंगज़ेब साहब तो बिल्कुल नाकाम हो गए, इसलिए नवाज शरीफ ने उनको साइलेंट पे कर दिया कि चलें जी आप ज़रा परे हो जाएं, डार साहब जो है वो बजट बना के अब देंगे। तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, रिलीफ मिलने में भी कम अज़ कम 6 महीने तो लग जाएंगे। 6 महीनों के बाद आप सोचें कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो वापस उसी पर जाएंगी जो प्री वॉर सूरत हाल थी। ठीक, मुज़म्मिल साहब आपकी क्या राय है? क्या इसके बाद जिस तरह गरीदा कह रही थी कि जंग के बाद जो है शायद किसी किस्म का कोई रिलीफ आ जाए और बजट के अंदर शायद कोई खुशखबरी आ जाए, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अभी टाइम वो कह रही है 6 महीने लगेगा, है हुकूमत के पास आपके ख्याल में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आवाम को कोई रिलीफ दे सके? देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी टैक्स विड्रॉल के हवाले से भी हमने अभी रिसेंटली देखा है कि IMF की जो कंडीशंस थी उनको माना है। फिर लेवी के हवाले से भी यही बात की जाती है। जो हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि लोग अक्सर ये मिक्स करते हैं, लेवी जो है वो सेल्स टैक्स नहीं होता। सेल्स टैक्स जो है वो NFC के अंडर आता है, जो बाद में जाके सूबों के ऊपर डिवाइड होना होता है। यानी कि मैंने अगर सेल्स टैक्स दे दिया पेट्रोल के ऊपर, तो कल को उसकी कुछ अमाउंट मेरे ऊपर लग सकती है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बेसिस के ऊपर या वैसे एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर, लेकिन लेवी जो है वो सीधा फेडरल बजट के अंदर चली जाती है और उसका बाद में आप जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते प्रोविंसेस को लेके। तो इसीलिए जो उसकी इन्फ्लेशन हुई रिसेंटली, फिर सेल्स टैक्स के ऊपर आप देख लें, फिर सोलर के ऊपर हमेशा से नज़र रहती है, पब्लिक प्रेशर आता है, फिर एक कदम पीछे ले लेते हैं। तो इंटरनेशनली जो माहौल है वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑयल बिल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम UAE क्रूड के साथ पैक्ड हैं और उसकी प्राइस ब्रेंट से भी ऊपर होती है, हमें पता है। तीसरा ये है कि बेशक लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमारे शिप्स गुजर रहे हैं तो फिर यहाँ पर तेल क्यों महंगा हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि शिप्स की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, इशू ये है कि कॉस्ट क्या आ रही है उसकी। आपने LNG के ऊपर बहुत से पावर प्लांट्स कर दिए, अब कतर ने LNG जो है वो बनाना बंद कर दी, फिल वक्त वहाँ पर प्लांट्स शट डाउन पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ गया, लोड शेडिंग भी हो गई। तो इसीलिए इस वॉर का रुकना नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता अगर जंग मज़ीद चलती है, क्योंकि बाकी इकॉनमीज़ में कुछ ना कुछ कुशन होता है, या फिर उनके पास रिज़र्व्स पड़े होते हैं तेल के भी, या उनका जो करेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उन्होंने डेट पेमेंट नहीं करनी होती। हमने तो ये सभी करना है, तो इसीलिए हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं है कि वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करते जाएं। दैट्स वाई मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट भी इतनी ज़्यादा रही, क्योंकि वो जानते हैं कि सस्टेन नहीं कर सकते इसको। मैं अब ज़रा थोड़ा सा फोकस चेंज करना चाहूँगा और कुछ ज़रा सियासत के हवाले से बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनको लेकर जो वहाँ पे ऑप्टिक्स आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से,
लग ये रहा है कि वही रीप्ले है जो 2024 के इलेक्शंस के अंदर जो है वो हुआ था। उनको बतौर एक सियासी जमात जो है वो तस्लीम नहीं किया गया और उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत के अंदर वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, इस आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी स्पेस है वो जैसी है वैसी ही रहेगी या आपके ख्याल में इसके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, असूली तौर पे मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी को इंतखाब लड़ने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। मैं बतौर डेमोक्रेट समझता हूँ कि इनके लिए सियासी स्पेस होनी चाहिए और यही ज़रूरत है पाकिस्तान में चलने वाले जमहूरी निज़ाम की। ठीक है, अच्छी बात है। एज ए डेमोक्रेट आपने अच्छी बात की। सार राना साहब, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसे ही रहेगा या ये जो सियासी स्पेस है उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली भी आएगी? अच्छा देखें, ये तो बात तय है कि पीटीआई को गैर एलानिया कलअदम जमात कहा जा सकता है, क्योंकि इस रियासत में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ना अदालतों से, ना इस सिस्टम से, ना किसी चीज़ से। ऐसे में वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी उनके साथ हो रहा है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि चले हमारी बात समझ आती है, लेकिन कश्मीर इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट। उधर हमें ज़रा ये रखना चाहिए कि दुश्मन को उंगली उठाने का मौका ना मिले। बाकी 8 फरवरी को भी शेर के ऊपर जो है टमाटर आ गया था और तलवार के ऊपर जो है क्या कहते हैं भिंडी बैठ गई थी जाके, और उन्होंने घर के पांडवों ने उन्हें हरा दिया था। आप ना माने, कश्मीर में भी ऐसे ही होना है कि आप उस जमात को रोक, जब आप इस तरह का काम करते हैं ना, किसी जमात को जमाती शनाख्त छीन लेते हैं, उसके निशान छीन, लोगों के अंदर उसके लिए हमदर्दी और पैदा होती है और उसके साथ कमिटेड होते हैं। अगर आपका मकसद यही है कि आपने पीटीआई को पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात बना दिया, उन्होंने नुकरे ला के आम आदमी के दिल में भी बैठ गया कि यार सारी दुनिया के मुकदमे इमरान खान पे ही बनने, इनके मुकदमे ऐसे 7 करोड़ भी अदालतें फ़ौरन फराम कर रही हैं, चौधरी शुगर मिल वाले ही, और जनाब अली क्या नाम है साफ पानी स्कैंडल के भी ख़त्म हो रहे हैं, फला भी हो रहे हैं। तो आम आदमी की हमदर्दियाँ उस शख्स के साथ हो जाती हैं जिसको उसे नज़र आ रहा था कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है।